लिंडा को ब्रूसली और ब्रूसली को लिंडा इतने पसंद आए कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन रास्ते में जालिम समाज हायल हो गया। वो यूं कि लिंडा अमरीकी थी और ब्रूसली चाइनीज। चीनी वालिदैन अमरीकियों में और अमरीकी खानदान चीनियों में रिश्ते जोड़ना नापसंद करते थे। लेकिन मोहब्बत रसूम और रिवाज कहाँ देखती है। ब्रूसली और लिंडा ने छुप छुपा कर कोर्ट मैरिज कर ली। वो समझे कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन असल में कुछ ही दिन बाद सबको पता चल चुका था। वो यूं कि अमेरिकी कानून के मुताबिक जब भी कोई कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेता है तो अदालत उसे सर्टिफिकेट देने से पहले एक दिन ये खबर अखबार में भी छपवाती है। ये बात उन दोनों को मालूम नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया तो भांडा फूट गया। उनकी खुफिया शादी की खबर अखबारों में इश्तिहार की सूरत छप चुकी थी और सारा जहान पढ़ चुका था। जैसे ये खबर सब तक पहुंची, वैसे ही लिंडा के घर वालों तक भी पहुंच गई। वो सख्त नाराज हुए, लेकिन अब इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन ब्रूसली के घर वाले ज्यादा नाराज थे। तो वो भी चंद महीनों बाद बात मान गए, लेकिन अब घर वालों से कहीं ज्यादा ब्रूसली के हम वतन उससे नाराज हो। मगर उनकी नाराजगी की वजह ब्रूसली की लिंडा से शादी नहीं थी, बल्कि किंग फू की तरबियत थी। हुआ ये कि ब्रूसली ने कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड में किंग फू की तरबियत देना शुरू कर दी थी। यहाँ बहुत से चाइनीज रहते थे और वो इस बात को बहुत बुरा ख्याल करते थे कि एक चाइनीज और यानी किंग फू चाइनीज के अलावा दूसरी कौम को क्यों सिखाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत खुफिया टेक्निक थी और इसकी हिफाजत चाइनीज ने सदियों तक की थी। उन्होंने ब्रूसली को ये सिखाने से रोकना चाहा, लेकिन ब्रूसली नहीं माना, जिसके जवाब में उसे चीनी रिवायत के मुताबिक चैलेंज कर दिया गया। एतराज करने वालों ने ब्रूसली को चैलेंज दिया कि तुम हमारे सबसे बड़े किंग फू मास्टर विंग जैक मैन से मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो भले किंग फू सिखाते फिरना, लेकिन अगर हार गए तो सब उस्तादी शागिर्दी बंद। ब्रूसली के लिए ये खेल था। वो लम्हों में मान गया। मुकाबला शुरू हुआ। ब्रूसली ने 3 मिनट में अपने मदे मुकाबल को पिछाड़ कर रख दिया। वो जीत तो गया, लेकिन इस फतह पर वो खुश नहीं था, बल्कि कुछ मायूस था, परेशान सा था। लेकिन उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ख्याल में उसे ये मुकाबला 4 सेकंड्स में जीत लेना चाहिए था। 180 सेकंड तक मुकाबला चलना उसकी नज़र में एक कमजोरी थी। अपने ख्याल को उसने अमल के कालब में ढाला। उसने इस चीज से वो सबक सीखा जो आम तौर पर लोग हार से भी नहीं सीखते। उसने खुद को परफेक्ट करने के लिए मजीद मेहनत शुरू कर दी। कहते हैं 2000 मुक्के, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर की दौड़ और 24 किलोमीटर की साइकिलिंग उसकी डेली रूटीन। ब्रूसली की बीवी के मुताबिक वो जुनूनी हो गया था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते वो हर वक्त जिस्मानी मुशक्कत ही में लगा रहता। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपनी बीवी को भी कोई चीज़ थमा कर खड़ा कर देता कि ज़रा यहीं रुको, मुझे एक ख़ास एंगल से एक ख़ास दौ आज़माना है। लेकिन ये सब कुछ इतना हैरत अंगेज नहीं था जितना हैरत अंगेज उसका 1 इंच पंच था। ये 1 इंच पंच क्या था? अमेरिका में लॉन्ग विच कराटे टूर्नामेंट होता था। 1964 में ब्रूसली ने पहली बार वहां जाकर अपने फन का मुजाहरा किया। यहाँ जिस चीज से लोग तंग रह गए वो उसकी 2 नाकाबिल यकीन मुहारतें थीं। एक ये कि वो 2 उंगलियों से पुशअप्स लगाता था और दूसरी चीज 1 इंच पंच थी। ब्रूसली सिर्फ 1 इंच के फासले से पंच मारता और एक अच्छा भला इंसान दूर जा गिरता। इसी तरह वो सिर्फ 1 इंच के फासले से मुक्का मारता और लकड़ी का तख्ता तोड़ देता। ये 1 इंच पंच ब्रूसली की इजाद थी और निहायत ही हैरत अंगेज भी थी, क्योंकि बज़ाहिर 1 इंच के फासले से इतनी कुव्वत जमा नहीं की जा सकती। आज भी फिजिक्स और एनाटॉमी के माहिरीन इस बात की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ब्रूसली सिर्फ 1 इंच के फासले से इतनी ताकत कैसे जमा कर लिया करता था।
दरअसल वो पूरे जिस्म से ताकत जमा करता था जिसका आगाज उसके पाँव से होता था और फिर ये सारी तवानाई प्रैक्टिस से अपने हाथ में ले आता। 1 इंच पंच को मार्शल आर्ट्स की सबसे हैरान कुन मूव भी कहा जाता है। उस वक्त ब्रूस ली सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उससे 1 इंच पंच जैसी हैरान कुन मूव सीखने के लिए एक दुनिया बेताब हो चुकी थी। मार्शल आर्ट्स का ये बेताज बादशाह अपने खेल का इतना बड़ा मास्टर था कि मार्शल आर्ट्स के चैंपियंस तक ब्रूस ली के बाकायदा शागिर्द थे। उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स चक नॉरिस और जेम्स क्लोन भी ब्रूस ली के बाकायदा शागिर्द थे। ब्रूस ली जिस फील्ड का माहिर था उसे विंग चैन कहते थे। कहा जाता है कि ब्रूस ली ने बेशुमार किताबों और अपने तजर्बात से एक नई मार्शल आर्ट्स तकनीक निकाली थी जिसे वो जीत कंडो कहता था। 1965 में ब्रूस ली को हॉलीवुड के लेजेंडरी 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो की तरफ से फिल्म के एडिशन के लिए एक कॉल आई। प्रोड्यूसर डोजियर ने ब्रूस ली को एडिशन के लिए बुलाया, लेकिन बदकिस्मती से उस एडिशन का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि जिस सीरीज के लिए उसे बुलाया गया था वो अभी बहुत लेट थी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ब्रूस ली का चांद बड़े प्रोड्यूसर्स और 1-2 हॉलीवुड स्टूडियोज ने हल्का सा तारों फैल लिया, जिसका पहला फायदा आइंदा साल सामने आया। 1 साल बाद एक टीवी सीरीज हॉर्नेट के नाम से आ रही थी जिसमें ब्रूस ली को साइड हीरो का रोल मिल गया। उसमें ब्रूस ली के किरदार का नाम कैटो था। उस दौरान 2 ऐसे मसले भी सामने आए जो ब्रूस ली का कैरियर शुरू ही में खत्म कर सकते थे और दोनों मसले बहुत दिलचस्प और हैरान कुन थे। एक तो ये था कि ब्रूस ली की फिल्म कैमरों से नहीं बन पा रही थी। उसके एक्शन इतना तेज थे कि कैमरा उनको फोकस नहीं कर पाता था, इसलिए उसके एक्शंस धुंधले या ब्लर रिकॉर्ड होते थे। ये मसला डायरेक्टर्स के लिए सर दर्द बन चुका था। उसका हल ये निकाला गया कि उसके एक्शन जरा कम रफ्तार से करने का कहा गया। मसलन पंच और किक की रफ्तार थोड़ी कम रखी गई क्योंकि उसके पंच और किक की असल रफ्तार उसके फिल्मी एक्शन से भी कहीं ज्यादा थी। दूसरा मसला उससे भी ज्यादा परेशान कुन साबित हुआ यूं कि इसी दौरान ब्रूस ली के एक दूसरे एक्टर रॉबन से लड़ाई होना थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक ब्रूस ली को ये फाइट हारना थी। ब्रूस ली को ये बात किसी तौर भी कबूल नहीं थी कि वो ये फाइट हार जाए। उसने ये सीन फिल्माने से ही इनकार कर दिया, बल्कि उसने रॉबन को असली लड़ाई का चैलेंज भी दे डाला। प्रोड्यूसर ने ब्रूस ली को कायल करने की कोशिश की कि वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चले, लेकिन ब्रूस ली जिसके हॉलीवुड कैरियर का अभी आगाज ही हुआ था वो नहीं माना। आखिरकार स्क्रिप्ट को बदला गया और ये लड़ाई ड्रा पर खत्म हुई। ब्रूस ली ने नई फिल्मों में हीरो आने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन मसला ये था कि उस दौर में हॉलीवुड की प्रोडक्शंस में किसी भी एशियन को सेंट्रल रोल नहीं मिलता था और उसकी सीधी सी वजह थी रेटिंग। यहाँ तक कि उस वक्त हॉलीवुड ने एक फिल्म में चंगेज खान का किरदार भी किसी मंगोल या चीनी अदाकार से नहीं बल्कि एक अमेरिकी ही से करवाया था। तो ब्रूस ली के लिए हॉलीवुड में फिल्मों के लिए दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके थे और तो और फिल्म के शौक में उसने अपने वो स्कूल्स भी बंद कर दिए थे जहाँ वो मार्शल आर्ट्स या किंग फू सिखाया करता था। अब मार्शल आर्ट्स के इस बेताज बादशाह के पास ना तो कोई काम था और ना ही जेब में पैसे। हालांकि अब उसकी जरूरतें बढ़ गई थीं और उसके बच्चे भी हो गए थे। किसी सियाने दोस्त ने मशवरा दिया कि आप हॉलीवुड स्टार्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो तो काम बन सकता है। ब्रूस ली उस वक्त तक मार्शल आर्ट्स में अपनी धाक बिठा चुका था, तो उसने स्टार्स की कोचिंग शुरू कर दी। जेम्स कॉर्पन, स्टीव मैकमैन भी ब्रूस ली से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी तरह 4 साल मजीद गुजर गए और वो 29 साल का हो चुका था और उसी दौरान उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा।